हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग स्टार्ट किए थे। अभी तक हम लोग उसमें फर्स्ट क्लास के अंदर बस जर्नल डिस्कशन किए हैं कि सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है और कैसे डिसॉल्व किया जाता है, किसी बिजनेस को कैसे बंद किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि सर किसी बिजनेस को अगर बंद करना है तो उसके बैलेंस शीट के अंदर जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उसको क्लोज करना पड़ेगा, मतलब उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप किसी बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म कर दीजिए तो फिर वो बिजनेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं बिजनेस का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज। किसी बिजनेस के अंदर क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज होता है। तो अगर हमको बिजनेस को बंद करना है तो उसके बुक्स में पड़े हुए सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को क्लोज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। एसेट्स कैसे बंद होता है सर, एसेट्स डेबिट होता है, बंद करने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। और लायबिलिटी कैसे क्लोज करते हैं, क्योंकि क्रेडिट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग डेबिट कर देते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रियलाइजेशन। कि सर इस चैप्टर में एक नया वर्ड आया था रियलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते थे कि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां से एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी को पे आउट करते हैं। ये हम लोग का पिछला क्लास में डिस्कशन हुआ था, जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री लिखे थे कि क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकता है किसी बिजनेस को बंद करने के लिए। जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर पहले हम लोग एसेट्स को बंद करते हैं, लायबिलिटी को बंद करते हैं, एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। उसके बाद पड़ा हुआ जो लोन होता है, पार्टनर का लोन होता है, उसको पेड करते हैं और बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बंद करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। और फाइनली जो पार्टनर का कैपिटल लास्ट में बच जाता है उसका पेमेंट करते ही हम लोग का सारा पैसा खत्म हो जाता है और बैलेंस शीट के अंदर रखा हुआ सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटीज खत्म हो जाता है। बोले हाँ, यही किया जाता है। उसी से रिलेटेड एक हैंड रिटन एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें हम लोग एंट्री करके देखे थे और उसमें पाए थे कि हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, अगर कोई बिजनेस को ठीक से बंद किया जाएगा तो वो बिजनेस का सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटीज खत्म हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज आपका पूरा बंद नहीं होगा तो बिजनेस बंद नहीं माना जाएगा। फिर हम लोग बोले थे कि अगले क्लास में कुछ नया बात भी सीखेंगे। आइए उसी में से एक नया बात सीखेंगे। टॉपिक आप देख रहे होंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नाम आज आप सुने हैं? नहीं, इससे पहले भी हम लोग सुन चुके हैं सर। जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे वहां भी सुने थे, एडमिशन में भी देखे थे, रिटायरमेंट में भी देखे थे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई नया शब्द नहीं है, वो वही पुराना शब्द है, लेकिन उसके बारे में ट्रीटमेंट अलग है। सुनिएगा ध्यान से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं है। बिजनेस अपने प्रॉफिट के जो पोर्शन होता है, जो प्रॉफिट होता है बिजनेस को, उस पोर्शन से कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा बिजनेस पार्टनर्स को नहीं बांट के अपने पास रख लेता है। किस नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो है ये प्रॉफिट ही, लेकिन बिजनेस को एक डर है। वो डर क्या है कि भाई इतना बड़ा काम चल रहा है, कल को अगर हमारे यहां जो लेबर काम करते हैं, हमारे यहां जो लोग काम करते हैं, अगर उसका वर्किंग प्लेस में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमको इंस्टेंटली वर्कर्स को या जो हमारे स्टाफ होते हैं उनको कंपनसेट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कुछ एक्सीडेंट होगा तो उसके इलाज को लेकर के पैसा लगेगा, लेबर डिमांड करेंगे और अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, काम हैम्पर करेगा। तो बिजनेस इस डर से क्या करता है, जो भी प्रॉफिट वो कमाता है उसका कुछ पोर्शन बिजनेस अपने पास रखे रहता है, ये बोल करके कि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा झमेला होगा तो हम लोगों को पैसा पे आउट करने में दिक्कत नहीं होगा, इसी रिजर्व से पेमेंट कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो सर प्रॉफिट, जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉफिट, ये भी एक प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट को बिजनेस अपने पास रखे रहता है और पार्टनर को नहीं देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आगे चल के कोई क्लेम आ सकता है, तो उस क्लेम को, वर्कमैन का क्लेम को इस रिजर्व से सेटअप करा लिया जाएगा। तो सर इसी के ऊपर आज का डिस्कशन है, एक टॉपिक है, उसी पे डिस्कस करेंगे। आराम से सोचिएगा। अब बोले सर मान लो बैलेंस शीट है,
ध्यान से सोचिएगा, आपको एकदम दिखेगा। कब का बैलेंस शीट है? बोले कोई भी डेट लिख लो, क्या दिक्कत है। 31 मार्च 2021। ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटीज है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिजनेस क्या किया है? 20,000 रुपया का रिजर्व बना के रखा है। ये क्या है? हम बोले सर ये जस्ट लाइक प्रॉफिट है। तो इसके साथ जब बिजनेस को बंद करेंगे तो क्या होगा? हम बोले सर इसके साथ 4 कहानी हो सकता है, 4 सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, केस 1। पहला केस क्या हो सकता है? देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई भी क्लेम नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं घटा है। आज हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, अभी तक कोई भी दुर्घटना नहीं घटा है। तो सर अगर कुछ घटना घटा ही नहीं है तो ये सारा का सारा तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको मिलता है? सर पार्टनर को। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। तो सर इस प्रॉफिट को दे देंगे। एंट्री क्या बनेगा? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पूरा अमाउंट, ये जो फुल अमाउंट है उसको लिख देंगे। 2 ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी सर ओल्ड पार्टनर है। तो सर पार्टनर को बढ़ जाएगा। बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सर इसका इफेक्ट लेजर पे क्या पड़ेगा? हम बोले 2 लेजर पे इफेक्ट पड़ेगा। हम बोले सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां क्रेडिट है, डेबिट किए, तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बंद हो गया। और पार्टनर का कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल के किस साइड जाएगा? हम बोले सर क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि पार्टनर क्रेडिट हुआ है। तो इसका इफेक्ट तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे पड़ा। हम बोले हां, इसका इफेक्ट तो पार्टनर कैपिटल पे पड़ेगा। तो सर लेजर में इसका इफेक्ट क्या हुआ? सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया। जो भी पार्टनर होगा उनके क्रेडिट में क्या लिख देंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किस रेशियो में बढ़ जाएगा? सर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा ये 20,000 रुपया। 3 पार्टनर, 2 पार्टनर, जितने भी पार्टनर होगा उसमें ये 20,000 बटेगा। अब बात समझ रहे हैं कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिया रहता है, अगर क्वेश्चन ये बोले कि कोई क्लेम है ही नहीं, तो फिर अगर कोई क्लेम नहीं है तो फिर तो सर ये जितना रुपया है वो सारा का सारा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट किसको मिल जाना चाहिए? ओनर को। तो सर एंट्री क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर है उनको क्रेडिट कर देंगे और उनको दे देंगे। और बहुत ही नॉर्मल एंट्री है ये तो, कि सर प्रॉफिट देने का एंट्री तो हमेशा यही होता है। प्रॉफिट बाय नेचर क्या होता है? क्रेडिट। दे देंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट हो गया। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। जैसे ही ये एंट्री की है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बंद हो गया। और सर लेजर में क्या इफेक्ट पड़ा? हम बोले बस एक लेजर में इफेक्ट पड़ा सर, उस लेजर का नाम क्या है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हुआ केस 1। केस 2, सर मान लीजिए क्लेम है। हम बोले कितना क्लेम है? सर मान लेते हैं 10,000 का क्लेम है। देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम ऑफ ₹10,000। जिस दिन बिजनेस बंद कर रहे हैं उस दिन क्लेम कितने का आ गया? 10। 20,000 रुपया का प्रॉफिट है, क्लेम सिर्फ 10 का है। तो क्या हम लोग इस क्लेम को भरपाई कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सर सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे? जो रिजर्व है उसको खत्म कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने का है बैलेंस शीट में? 20। ये तो खत्म पूरा हो जाएगा। 2, इस 20,000 में पूरा 20 का प्रॉफिट नहीं है क्योंकि 10 का तो क्लेम आ गया, 10 का तो लायबिलिटी बन गया, और बाकी का 10,000 वो प्रॉफिट बच जाएगा क्योंकि मेरे पास कितना रिजर्व है? 20। हमको क्लेम कितना देना है? सिर्फ 10। तो जो 10,000 हमको देना है वो मेरे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहां ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन, ये क्या है? क्लेम अमाउंट। कि सर जो क्लेम का अमाउंट है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कितना रुपया? 10,000। और जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस अमाउंट, क्या बैलेंस अमाउंट बचा है? बिल्कुल। रिजर्व कितने का था? 20। क्लेम तो सिर्फ 10 ही देना है, 10 तो बच गया। तो सर ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को मिल जाएगा। बी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड। एक एंट्री। इसी के साथ एक दूसरा एंट्री भी करना पड़ेगा। दूसरा एंट्री क्या? कि सर जो क्लेम का अमाउंट है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा एंट्री होगा, पेमेंट करेंगे सर तो पैसा चला जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट किस चीज का होगा? क्लेम का। जो क्लेम का पैसा है, क्लेम कितने का है? 10,000। बी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। इस सेकेंड केस का लेजर पे क्या इफेक्ट होगा? हम बोले कौन कौन से लेजर पे इफेक्ट होगा? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। ध्यान देखिएगा, हम इधर इसका लेजर दिखा रहे हैं कि सर आपको 3 लेजर बना के दिखाना होगा। एक आप बनाइए रियलाइजेशन, दूसरा इफेक्ट पार्टनर कैपिटल, और तीसरा इफेक्ट किस पे होगा? बैंक पर। ये हुआ। अब बताओ कि सर ये जो सेकेंड केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंट्री तो सीख लिए कि सर एंट्री तो बहुत सिंपल है। क्लेम जितने रुपए का है वो पैसा रियलाइजेशन चला जाएगा और बाकी बैलेंस पैसा पार्टनर को बच जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बच गया। तो एंट्री क्या बना कि सर प्रॉफिट खत्म कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितने रुपया क्लेम है उसके लिए रियलाइजेशन लिख देंगे क्लेम अमाउंट, और टू जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर को बच जाएगा। दूसरा एंट्री क्या होगा कि सर जो क्लेम है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक। ये 2 एंट्री हुआ। तो सर रियलाइजेशन में क्या इफेक्ट हुआ? रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का? जितना रुपया क्लेम है 10,000। पार्टनर कैपिटल के भी क्रेडिट में,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, जो सर 10,000 रुपया बैलेंस बचा है प्रॉफिट का वो। फिर रियलाइजेशन डेबिट भी हुआ, डेबिट में टू बैंक। ये क्या है, हमें सर क्लेम का पेमेंट किए, क्लेम का पेमेंट कितने रुपए का, 10,000। और बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। किस चीज का पेमेंट हुआ है, क्लेम का, कितने का। तो ये लेजर पे इफेक्ट है। अगर हमको एंट्री आए तो लेजर पे तो निकाल ही सकते हैं कि सर जितना जो जो एंट्री है उनका लेजर बन गया, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। ये हुआ केस नंबर 2। इस केस में क्या सीखे कि सर मेरा रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है, तब क्या होता है। तीसरा केस क्या सीखेंगे, जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम आया तो क्या होगा। तो अगर मान लो मेरे पास 20,000 का रिजर्व है और 20,000 का ही क्लेम आया तो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, पार्टनर को कुछ नहीं देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, और मेरा क्लेम जो है वो तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन में। तो टू रियलाइजेशन कितने का, 20,000, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। तो पहले आप इसको लिखो, फिर हम लोग केस नंबर 3 पे आएंगे। आइए केस नंबर 3 की ओर चलें। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज जितना रिजर्व है अगर उतना का क्लेम हो, तो जितना रिजर्व है अगर मेरे पास सिर्फ उतना ही क्लेम हो तो प्रॉफिट तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सर ये सारा का सारा तो क्लेम में खत्म हो जाएगा। तो जो जितना का रिजर्व है अगर उतने का क्लेम हो तो एंट्री क्या बनेगा, सर रिजर्व का पैसा डेबिट कीजिए कि रिजर्व तो खत्म। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, कि सर ये लाइबिलिटी बन गया कितने का, 20,000। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो पहला एंट्री हुआ। और दूसरा एंट्री, क्योंकि क्लेम है तो क्लेम का पेमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस बंद हो रहा है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो सर क्लेम का पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू बैंक, कितना रुपया, 20,000, कि सर ये तो क्लेम का पैसा है। डेबिट क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, कि पैसा गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कि सर लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया। ऐसे भी हम लोग सीखे लाइबिलिटी का पेमेंट का एंट्री यही होता है, बी क्लेम पेड। ये हुआ केस नंबर 3। पहला केस क्या सीखे कि कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पैसा पार्टनर को दे देते थे। दूसरा क्या सीखे, क्लेम का पैसा जो है वो रिजर्व के पैसे से कम है, तो उसमें क्या हुआ था कि सर जो रिजर्व है उसमें से क्लेम देने के बाद भी पैसा बच जाएगा, तो जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर को, और जो क्लेम का पैसा है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सर लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ही जाता है। और दूसरा एंट्री क्लेम का पैसा पे कर दीजिए। तीसरा केस क्या सीख रहे हैं कि सर जितने रुपए का रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का उतना का ही क्लेम आ गया, तो जितना का रिजर्व है उतना का ही क्लेम आ जाए तो उस केस में सर पार्टनर को देने के लिए प्रॉफिट नहीं बचेगा, वो सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में, और फिर क्या कर देंगे, पेमेंट। तो केस नंबर 3 में सर रियलाइजेशन में कहां जाएगा, क्रेडिट में, कितना रुपया, पूरा 20,000 क्लेम का पैसा, कि सर ये है क्लेम। उसके बाद पार्टनर कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि बचा ही नहीं है, तो कहां से जाएगा। और फिर सर पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्लेम पेड, और बैंक के क्रेडिट में क्लेम पेड 20,000। ये हुआ केस नंबर 3। ये कौन सा था, केस नंबर 3, कि सर थर्ड केस पढ़े। इसके बाद क्या आएगा, केस नंबर 4। पहले लिखिए, केस नंबर 4, आगे बढ़े। When
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹30,000। रिजर्व है 20 का, क्लेम कितने का आ गया 30 का। तो क्या होगा, मेरे पास कितना है 20, लेकिन हमको पेमेंट कितना करना है 30, तो ये वाला पैसा पूरा यूज करेंगे। एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, जो बैलेंस शीट में है उसको पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। रिजर्व कितने का है 20, तो ट्रांसफर कितना होगा 20,000। 30,000 नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे पास तो सर 20,000 है, हमको इसको खत्म करना है, बिजनेस बंद हो रहा है तो ये खत्म होना चाहिए। तो खत्म कितने से होगा 20 से, 30 से नहीं कर सकते वरना एक नया अकाउंट खुल जाएगा। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 रुपया का था, वो खत्म कर दिया और कहां ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में, जबकि क्लेम तो 30 का है। हम बोले क्लेम जरूर 30 का है, पेमेंट हम 30 का ही करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो लाइबिलिटी बना हुआ है रिजर्व के नाम से उसको तो खत्म हम 20 से ही कर पाएंगे, क्योंकि मेरा बैलेंस शीट जो है वो बंद होना चाहिए। तो बैलेंस शीट बंद कैसे करेंगे कि सर जो बैलेंस शीट का अमाउंट है उसको लिखेंगे तभी तो वो बंद होगा। मेरे पास रिजर्व 20 का है तो हम अपना बैलेंस शीट का आइटम बंद किए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे भी हम लोग सीखे हैं कि बैलेंस शीट को जो आइटम्स होते हैं वो अपने बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर होते हैं, तो बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर दिए। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो पहला एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री, सर क्लेम का पेमेंट कीजिए, कितना पेमेंट करेंगे 20 या 30? सर 30, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों 30 पे करेंगे? क्योंकि भाई वो 30 ही लेने आया है। लाइबिलिटी का क्लेम कितने का है 30 का, तो पेमेंट तो 30 ही होगा। तो फिर सर यहां 20 क्यों लिखे? क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20 का है। हम अगर अपना बुक्स बंद करना चाहते हैं तो हमको अपना लाइबिलिटी बंद करना होगा। हम बोल रहे हैं सर एक आदमी है, आप वैसे छोड़ो, हम एक आदमी है, राम हमको 100 रुपया दिया, हम अपने बुक में गलती से 10 रुपया लिख दिए थे, तो मेरे 10 रुपया लिख देने से क्या वो हमसे 10 रुपया लेगा? ना, वो हमसे 100 रुपया लेगा। तो हम बोले सर हम उसको 100 रुपया दिए, लेकिन अपने बुक्स में 10 का रिकॉर्ड किए थे, तो जब उसका नाम काटेंगे तो 10 वाला ही काटेंगे कि सर नाम तो 10 वाला ही कटेगा, पेमेंट भलो 100 का हो जाएगा कि 100 रुपया देंगे 10 का नाम काट देंगे, क्योंकि शुरू में ही मेरे पास वो 10 लिखा हुआ था, तो हम क्यों नया फिर से रिवाइज करें। हम बोले भाई पेमेंट तो कर ही दिए, 10 का ही काट दो। तो सर वही किए हैं, मेरे पास पहले से एक रिजर्व था 20,000 का, पता चला 30,000 देना है, तो हम बोले सर ये तो 20 से कैंसिल कर दो कि भाई इसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, बंद हो जाएगा। बंद कर दिए, बंद हो गया। अब हम पेमेंट करने गए तो हमको तो बैंक से पेमेंट करना है, तो टू बैंक 30,000, तो सर पेमेंट किए हैं तो आपको नुकसान हुआ कितने रुपए का 30,000 का, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया 30,000 का। बी क्लेम पेड, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? हम बोले सर आइए इफेक्ट देखें, ध्यान से देखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 20 से, तो सर क्रेडिट 20 से, ये क्या है फुल अमाउंट। केस नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ हम कि सर जो रिजर्व का पैसा है वो लिख दिए, लेकिन सर पेमेंट तो 30 हुआ है, तो डेबिट में कितना जाएगा 30, और बैंक में कितना जाएगा 30, पेमेंट तो बैंक से 30 का की है 30। ये था केस नंबर 4 कि सर चौथा नंबर में ऐसा है। एक और केस होता है, पहले आप इसको लिखो फिर हम डिस्कस करेंगे पांचवा केस क्या है। एक और चीज, केस 5, when
देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व in balance sheet, but there is workman compensation claim. बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्लेम तो आ ही सकता है। तो उस केस में क्या होगा? हम बोले बहुत सिंपल है सर, उस केस में सीधा जो क्लेम है उसका पेमेंट कर देंगे और कुछ नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, जब रिजर्व नहीं है तो हम बोले सर कोई लायबिलिटी है ही नहीं, अचानक से क्लेम आ गया तो हम बोले सर क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो किसी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, पहले सीधा पे कर देना है, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने से वो अकाउंट खुल जाएगा। हम लोग तो बंद कर रहे हैं, हर चीज को खत्म करना है, तो किसी चीज को रेज करेंगे ही नहीं। कोई लायबिलिटी आया, बोला भाई मेरा 10,000 बनता है, हम बोले लो रियलाइजेशन टू बैंक, पैसा ले लो, बात खत्म। उसका नाम लिख करके उस अकाउंट को बना मत दीजिएगा, अगर आप उस अकाउंट को बना दीजिएगा तो फिर अकाउंट खुल जाएगा। बात समझ रहे आप मेरा? पूरा डिसोल्यूशन के अंदर जो बैलेंस शीट में आइटम लिखा हुआ है उसको खत्म करने पे ध्यान देना है। उसके अलावा कोई भी चीज बोले क्वेश्चन, आप उस अकाउंट को रेज मत करिएगा। अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो सीधा पेमेंट हो जाएगा। सर पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, डेबिट में किसका नाम लिख देंगे? रियलाइजेशन की, सर लॉस हो गया, किसी को पेमेंट की। तो ध्यान रखना है कि सर हम लोग का जो एंट्री फ्रेम होता है उसमें जो बैलेंस शीट का आइटम है उसको बंद करना होता है, और कोई नया नाम से लायबिलिटी या कोई नया नाम का एसेट्स लेके नहीं आना है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि सर सारा एंट्री के अंदर मेनली बैलेंस शीट का आइटम इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो बंद होता है, और दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और कोई आइटम इन्वॉल्व नहीं होता। हम क्या बोले, तुम जितना एंट्री देखोगे, कभी नोटिस करना, हम बोल नहीं रहे थे अभी तक, लेकिन तुम नोटिस करोगे कि सर जितना एंट्री है डिसोल्यूशन में एक्सक्यूज मी सॉरी बोल रहे थे कि सर जितना भी एंट्री हम लोग अभी तक किए हैं उस एंट्री में तुम ध्यान से देखो तो वो एंट्री में एक साइड तुमको बैलेंस शीट का कोई आइटम मिलता है और दूसरा साइड तुमको या तो बैलेंस शीट का ही आइटम मिलता है या फिर हमको रियलाइज आइए सॉरी बोल रहे थे कि सर जितना भी हम लोग का एंट्री है वो सारा का सारा एंट्री बस दो ही चीज से बना है, एक बैलेंस शीट का आइटम और दूसरा रियलाइजेशन। तीसरा कोई नया नाम तुमको नहीं दिखेगा। तो तुम जितना भी एंट्री देखो उसमें जो नाम डेबिट क्रेडिट में है वो सारा आइटम कहां से लाए हैं कि सर वो बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम है, और या फिर एक नया आइटम कौन सा आता है, रियलाइजेशन, और कहीं से कोई नाम नहीं लाते हम लोग। तो जब भी हम लोग डिसोल्यूशन का एंट्री करेंगे तो उस डिसोल्यूशन के एंट्री में वो एंट्री किससे बनना चाहिए, बस दो चीज से, एक बैलेंस शीट में पड़ा हुआ आइटम और दूसरा रियलाइजेशन। तीसरा कोई भी नया चीज से एंट्री फ्रेम नहीं होगा। इसका कारण दे रहे हैं, एक बैलेंस शीट का नाम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बैलेंस शीट का जो आइटम होता है उसको बंद करना होता है, इसलिए उस आइटम का नाम लिखेंगे तभी तो वो बंद होगा। और दूसरा हम लोगों को रियलाइजेशन का नाम क्यों लेना है, क्योंकि सर रियलाइजेशन अकाउंट से ही एसेट्स को और लायबिलिटीज को, एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटी को पे आउट किया जाता है। इसीलिए पूरा एंट्री में बस इन्हीं दो चीजों का नाम मिलता है, बैलेंस शीट आइटम्स और दूसरा क्या नाम मिल सकता है, रियलाइजेशन। तीसरा कोई भी नाम आप हमको दिखा नहीं पाइएगा कि सर कोई तीसरा नाम से आप एंट्री कर दिए। आपको जितना एंट्री चेक करना है आप चेक कर लो, आप पाओगे कि हां सर जो पार्टनर का लोन लिखते थे वो बैलेंस शीट के अंदर का आइटम था, जो क्रेडिटर लिखते थे वो बैलेंस शीट के अंदर का आइटम था, जो बैंक लिखते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर का नाम होता है, जो एसेट्स का नाम लिखते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर का आइटम है, जो पार्टनर कैपिटल लिखते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर का आइटम है, और एक आइटम और कौन आता है, रियलाइजेशन। उसके अलावा कोई भी नाम इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो चलिए, तो हम बोल रहे हैं सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो नहीं है। बोल रहा है पे, और एक क्लेम आ गया है वर्कमैन का, तो सर क्लेम को पे कर दीजिए, तो पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी तो पेमेंट होगा इसका, तो ये तो रियल लायबिलिटी है। तो बैंक क्रेडिट, डेबिट में क्या लिखेंगे, हमें सर लायबिलिटी का पेमेंट किए, पैसा गया, आपको लॉस है,
जो लाइबिलिटी दिख नहीं रहा है उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। मेरे बुक्स में ऐसा कोई लाइबिलिटी था ही नहीं, फिर भी हम पे कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर पहले इस लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे फिर पे करेंगे। नहीं, रिकॉग्नाइज करने से एक नया आइटम खुल जाएगा, खोलना नहीं किसी आइटम को, सीधा पे कर देना है। क्योंकि एंट्री में बस दो ही आइटम इन्वॉल्व होता है, बैलेंस शीट आइटम, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा कोई आइटम आ ही नहीं सकता है। बी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। इसका इफेक्ट क्या होगा सर? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बस इसका यही इफेक्ट होगा। तो ये हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 5 केसेस और उसका 5 तरह का एंट्री। बुक में हम लोग के पास पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए। लिखिए इस बात को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चले। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है बहुत अच्छा बात, और अगर मान लो डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। हम लोग डीके गोयल का बुक फॉलो कर रहे हैं। लिखा है मनोज एंड नंद वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मनोज और नंद दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2 में। पास जर्नल एंट्री अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करना है, कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, 4 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1 लाख। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना का है? 1 लाख का। एंड देयर वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन कंपनसेशन, और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का। मतलब क्या कि सर कोई क्लेम का पैसा नहीं है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का, लेकिन क्लेम का पैसा नहीं है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे केस नंबर 1 कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कोई क्लेम नहीं है। तो एंट्री क्या सीखे थे कि सर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको सीधा ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है? मनोज और नंद, टू मनोज कैपिटल टू नंद कैपिटल, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस नंबर 1 का सोल्यूशन बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने का है? 1 लाख। क्योंकि कोई क्लेम है ही नहीं तो सर ये तो प्योर प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको मिलता है? पार्टनर को। तो मनोज कैपिटल टू नंद कैपिटल। बी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ, तो डिस्ट्रीब्यूट करो 60,000 मनोज को, 40,000 नंद को। पहला केस खत्म। केस नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1 लाख एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टन ₹75,000। रिजर्व कितने का है? 1 लाख, और लाइबिलिटी मतलब क्लेम कितने का है? 75। सर केस नंबर 2 कि हम लोगों का रिजर्व ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, क्लेम कम है, तो क्या होता था? 2 एंट्री। पहला एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? सर जितना रुपया का रिजर्व है उतना रुपया फुल, 1 लाख। 2, जितने का क्लेम आया है वो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में। टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000, क्योंकि हम लोग का क्लेम कम है। और बचा हुआ पैसा जो बैलेंस है सर पार्टनर को दे देंगे ओल्ड रेशियो में। और दूसरा एंट्री क्लेम का पेमेंट, रियलाइजेशन टू बैंक। चलो एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है? 1 लाख। क्लेम है, क्लेम कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में, कि सर क्लेम का पैसा रियलाइजेशन में 75, और जो बचा हुआ प्रॉफिट में पैसा है वो मनोज और नंद को मिल जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 में बांट दो।
15,000 मनोज को और 10,000 नंद को। बी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड, सर ट्रांसफर कर दी। लेकिन सर ये तो पहला एंट्री हुआ, एक और एंट्री होगा। दूसरा एंट्री कौन सा? सर ये जो क्लेम का पैसा, ये क्या है? क्लेम, इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू बैंक, बी, क्लेम पेड। $75,000। केस नंबर 2 वी सॉल्व। केस नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख। सर रिजर्व कितने का है? 1 लाख। एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टन 1,20,000। और इसके अगेंस्ट में क्लेम कितने का आ गया? 1,20,000। रिजर्व है 1 लाख, क्लेम आ गया 1,20,000। सर केस नंबर 4, रिजर्व का पैसा कम है, क्लेम का पैसा ज्यादा है। सबसे पहला एंट्री बोलो। केस नंबर 3 में ए, रिजर्व को डेबिट करेंगे सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितने से? जितने का है वो 1 लाख। क्योंकि क्लेम इससे ज्यादा है, क्लेम कितने का है? 1,20,000। तो सर ये सारा का सारा 1 लाख रुपया रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। बी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड। और बी एंट्री, क्लेम का पेमेंट, क्लेम तो 1,20,000 का है तो पेमेंट भी 1,20,000 का ही होगा। पेमेंट करने का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000। बी, क्लेम पेड। केस नंबर 4 लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1 लाख एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टन ₹1 लाख। केस नंबर 3 कि सर जो थर्ड नंबर वो सिखाए थे कि जितना का रिजर्व है उतने का क्लेम है। तो सर क्योंकि रिजर्व और क्लेम दोनों सेम है, तो जो भी रिजर्व का पैसा है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि उतना ही रुपया क्लेम है। और पेमेंट फिर क्या करेंगे? उस क्लेम का पेमेंट। तो केस नंबर 4 में पहला एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख और टू रियलाइजेशन कितने का? 1 लाख। बी, रिजर्व ट्रांसफर्ड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर। सर ये तो ए नंबर हुआ। दूसरा एंट्री, क्लेम का पेमेंट, क्लेम भी 1 ही लाख का है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। ये भी हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब याद दिलाएं, हम आपको अभी अभी बोले भी थे कि जितना भी एंट्री फ्रेम किया जाता है वो सारा एंट्री बस 2 ही चीजों से फ्रेम हो सकता है। एक, बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम होता है या तो वो लिखा जाएगा, और दूसरा रियलाइजेशन। तीसरा किसी भी चीज से ये एंट्री फ्रेम नहीं होता है। जैसे आपको चेक कराएं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में होता है, मनोज कैपिटल, नंद कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में होता है। पार्टनर का नाम तो कैपिटल होता है, जो कैपिटल वो कहां मिलता है? बैलेंस शीट में। दूसरा एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट का आइटम, रियलाइजेशन हम बोले थे कि रियलाइजेशन इस्तेमाल होगा या फिर बैलेंस शीट का आइटम।
और फिर क्या है कैपिटल। सर वो भी कहां मिलता है? बैलेंस शीट में। तो यहां पे जितना भी आइटम दिख रहा है, बैंक, बैलेंस शीट आइटम या फिर रियलाइजेशन, तो जितना भी एंट्री, यहां क्या कोई भी एंट्री मिलेगा, उस एंट्री के अंदर बस दो ही चीज से वो एंट्री फ्रेम होगा। एक बैलेंस शीट का जो आइटम है या तो एंट्री उससे बनेगा, और दूसरा रियलाइजेशन। बस इन्हीं दोनों को मिला करके एंट्री बनता होगा, तीसरा कोई भी आइटम नहीं आता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर हम लोगों को बिजनेस बंद करना है, तो हम लोग को बंद करने के लिए बैलेंस शीट में जो आइटम है उसी को यूज करना होगा, तभी तो वो खत्म होगा। और कोई नया आइटम लिख देने से फिर वो आइटम आ जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हमको कोई नया आइटम लाना नहीं है, हमको तो पुराना आइटम जो बैलेंस शीट का है उसको क्लोज करना है। इसी कारण से सारा एंट्री बस बैलेंस शीट आइटम्स और रियलाइजेशन अकाउंट से ही जर्नलाइज किया जाता है। ठीक है बात? लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल एंट्री करना है हम लोगों को। पहला नंबर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8000, बोल रहा 8000 रुपया खर्चा हुआ है। तो सर एंट्री क्या होगा? हम बोले बताओ एंट्री क्या होगा। खर्चा हुआ है तो सर बिजनेस का लॉस, लॉस का नाम क्या है इस चैप्टर में? रियलाइजेशन। प्रॉफिट का भी नाम क्या है? रियलाइजेशन। तो सर लॉस को डेबिट कीजिए, लॉस का नाम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। खर्चा हुआ है तो सर पैसा गया है बिजनेस का, टू बैंक। बी रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या एंट्री उन्हीं लॉजिक से बना है कि सर एंट्री बस दो ही चीज से फ्रेम होगा, एक रियलाइजेशन, दूसरा बैलेंस शीट आइटम। तो एक रियलाइजेशन और सर बैंक तो बैलेंस शीट के अंदर होता है, उसी से आप बनाए हैं। सेकेंड नंबर पे आइए, पढ़िए क्या है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 पेड बाय पार्टनर। 10,000 का खर्चा हुआ है बिजनेस का, लेकिन इसका पेमेंट बिजनेस नहीं करके कौन कर दिया है? पार्टनर। खर्चा तो मेरा ही है, बस हम पेमेंट नहीं किए, मेरा पार्टनर जो है, जो बिजनेस के अंदर पार्टनर है, वो कर दिया है। तो खर्चा मेरा है तो सर आपके लिए लॉस है, बिजनेस तो लॉस रिकॉर्ड करेगा, लॉस डेबिट होता है। लॉस का नाम रियलाइजेशन 10,000। लेकिन हम बिजनेस है, मेरा पैसा नहीं गया, पैसा कौन दिया? पार्टनर। तो सर पार्टनर का नाम लिखिए, बाद में वो पैसा मांगेगा। टू पार्टनर कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ गया बिजनेस का। एंट्री रियलाइजेशन और बैलेंस शीट आइटम, क्या पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर होता है? जी हां, फिर तो सही है एंट्री बी। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। दूसरा भी हो गया। तीसरा पढ़िए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 वेयर टू बी मेड बाय तुषार ए पार्टनर बट वेयर पेड बाय द फर्म। बोल रहा है 12,000 का रियलाइजेशन का खर्चा है जो पार्टनर को उठाना था। मतलब ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, एक पार्टनर को 12,000 का पेमेंट करना था, तो ये खर्चा पार्टनर का, बिजनेस का थोड़ी है। तो बिजनेस तो खर्चा लिखेगा नहीं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बिजनेस इस पैसा को पे कर दिया है। ध्यान से सोचना, हम कौन है? हम है बिजनेस। तुषार नाम का एक पार्टनर है, 12,000 रुपया खर्चा हुआ है जिसका पेमेंट वो करेगा। तो हमको क्या मतलब? तो वो अभी पेमेंट नहीं किया है, वो हमको बोला भाई तुम पे कर दो। तो हम बोल रहे सर मेरे पेमेंट करने से वो खर्चा मेरा नहीं बनेगा, वो खर्चा तुषार का ही है। हम सिर्फ अभी पैसा दे दिए, बाद में तुषार से मांग लेंगे। तो एंट्री क्या होना चाहिए? हम अपने बुक में क्या बोलेंगे? मेरे पास से पैसा गया। हम कौन है? बिजनेस, फर्म है, मेरे पास से पैसा गया। तो सर टू बैंक, पैसा गया तो पैसा क्रेडिट। बाद में ये पैसा हम किससे मांगेंगे? तुषार से। तो सर तुषार आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। तो सर तुषार कैपिटल डेबिट। देखिए एंट्री अभी भी किससे बना है? बैलेंस शीट आइटम से
दोनों ही बैलेंस शीट आइटम है सर, ये भी बैलेंस शीट में होता है, ये भी बैलेंस शीट में होता है। बीन, तुषार एक्सपेंस पेड बाय फर्म, कितने अमाउंट का? सर अमाउंट है 12,000। फोर्थ पढ़िए, सुरेश ए पार्टनर, सुरेश एक पार्टनर है, वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही हैज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस। बोल रहा है सुरेश नाम का एक आदमी है जिसको हम बोले भाई तुमको हम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन बदले में बिजनेस का जो भी खर्चा होगा बंद करने में वो खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा। वो तैयार हो गया। तो एक बात सोचो, हम अपने पार्टनर सुरेश को बोल रहे सुरेश हम तुमको 10,000 देंगे लेकिन एक शर्त है, जो भी खर्चा होगा वो तुम उठाना। तो मेरे लिए खर्चा कितना? हम बिजनेस हैं, हम किसी को बोले भाई तुमको हम 10,000 देंगे, तुम ये काम करो, इस काम को करने में जो भी खर्चा होगा वो खर्चा तुम ही उठाना, हम नहीं देंगे वो खर्चा। तो हमको सुरेश को कितना देना है? सिर्फ 10,000। तो मेरे लिए खर्चा कितना है? 10,000। तो सर खर्चा डेबिट, खर्चा का नाम क्या? रियलाइजेशन, कि सर खर्चा तो लॉस है, डेबिट कीजिए। कितने का देंगे उसको? हम बोले 10,000। तो मेरे लिए बिजनेस के लिए खर्चा सिर्फ 10,000, उसके बाद जो भी एक्चुअल खर्चा हो वो सुरेश समझेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो सर डेबिट तो कर दिए, देना किसको है? हम बोले सर सुरेश को देना है, तो नाम लिख दीजिए कि सर इसको देना है, ये लायबिलिटी बन गया कितने रुपए का? 10,000 का। बीन, रेमुनरेशन अलाउड, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ नंबर, अगला पढ़िए। पांचवा नंबर क्या है? लिखा है वीरू ए पार्टनर, बोल रहा है वीरू नाम का एक पार्टनर है, वॉज पेड रेमुनरेशन ऑफ 15,000। उसको बोले कि हम तुमको 15,000 रुपया देंगे। हम कौन है? बिजनेस। हम अपने जो मेरे अंदर पार्टनर है वीरू, हम बोले भाई तुमको हम 15,000 रुपया देंगे। एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, और सारा खर्चा उसको उठाना था। मतलब बिजनेस में जो भी खर्चा होगा वीरू वो समझ लेगा, हमको वीरू को सिर्फ 15,000 देना। तो मेरे लिए खर्चा कितना है? सिर्फ 15,000। आगे बढ़िए। एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000, असलियत में खर्चा कितना का हो गया? 20,000। तो क्या ये बिजनेस उठाएगा? नहीं, असलियत में जो खर्चा हुआ है वो किसको उठाना है? वीरू को। हमको तो वीरू को बस 15,000 देना है, विच वर पेड बाय द फर्म। लेकिन ये 20,000 रुपया फर्म दे दिया अपने पॉकेट से। ध्यान से, एकदम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम बोल रहे हैं, हम वीरू को बोले हैं भाई वीरू हम तुमको 15,000 देंगे, तुमको सारा बिजनेस का काम देखना है, बंद करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा। तुम तैयार हो? वीरू तैयार है। वीरू बोला ठीक है, तुम हमको 15,000 दो। तो मेरे लिए खर्चा कितना? 15। तो सर खर्चा डेबिट। बिजनेस अपने बुक्स में क्या बोलेगा? मेरे लिए खर्चा कितने का खर्चा? हम बोले 15। एक्चुअल में खर्चा हुआ 20, तो ये 20,000 रुपया का खर्चा कौन उठाएगा? वीरू। ये वीरू की जिम्मेदारी है, हमको वीरू को सिर्फ 15 देना है। तो लेकिन वीरू बोला कि भाई तुम अभी 20,000 दे दो, बाद में हम तुमसे सलट लेंगे कि हां क्या देना है क्या लेना है। तो फर्म क्या किया? पेमेंट कर दिया, पेड बाय द फर्म। तो फर्म का तो पैसा चला गया, कितना रुपया? तो सर खर्चा है 15 का, पेमेंट कर दिए 20। 5,000 रुपए हम किससे मांगेंगे? वीरू से। कैसे? जब हम पेमेंट कर देंगे तो सेटलमेंट का टाइम आएगा। सोचना, हम बिजनेस है, हम वीरू को बोले वीरू तुमको 15 देना था। वीरू बोला हां, लेकिन हम तुम्हारे बिहाफ में 20 दे दिए, तो वीरू तुम हमको क्या लौटाओ? 5,000 रुपया। तो हम वीरू से कितना मांगेंगे अब? 5,000 रुपया, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा कितना है? सिर्फ 15 का। 20 तो हम इसलिए दे दिए क्योंकि वीरू बोला भाई अभी नहीं है, आप दे दो, बाद में सलट लेंगे। हम बोले हाँ ठीक है। तो हमने सर खर्चा, बिजनेस तो बोला मेरा खर्चा 15, पैसा कितना दिए हम? 20। तो 5,000 रुपए हम किससे मांगेंगे? वीरू। तो वीरू मेरे लिए क्या बन गया? एसेट्स। तो वीरू कैपिटल डेबिट। बीन, क्या था क्वेश्चन में?
रेमुनरेशन अलाउड। कि सर हम लोग रेमुनरेशन अलाउ कर दिए, मेरे लिए खर्चा सिर्फ 15 का है और 20,000 हम जो पेमेंट किए हैं उस कारण से 5,000 रुपया का मेरा एसेट्स क्रिएट हो गया कि वीरू से हमको 5,000 रुपया अब लेना पड़ेगा। 6 नंबर, आओ पढ़े क्या है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹1,500 वेयर पेड बाय द फर्म। 15,000 रुपया का खर्चा है जो कि फर्म ने पे किया है। 10,000 वेयर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। बोल रहा है 15,000 का खर्चा है जिसमें से 10,000 रुपया पार्टनर उठाएगा, तो बचा कितना? 5,000। बोल रहा है 5,000 रुपया बिजनेस उठाएगा। ध्यान देना, 15,000 का हम पेमेंट किए, हम कौन है? बिजनेस। हम 15 का पेमेंट किए तो मेरे पास से तो सर पैसा 15 का गया, पैसा तो 15 गया। इसमें से 5,000 मेरा खर्चा है और 10,000 पार्टनर का खर्चा है। जो मेरा खर्चा है वो मेरे लिए लॉस है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने का? 5,000 का। लेकिन सर पेमेंट तो 15 की है, 10,000 रुपये हम पार्टनर से मांगेंगे। हम बोलेंगे भाई तुम्हारा पैसा भी हम दे दिए, मेरा पैसा लौटा देना। उतने रुपए से वो मेरा एसेट्स बन गया। बी, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। सेवेंथ नंबर पढ़ो, लिखा है गौरी ए पार्टनर वाज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ 25,000। बोल रहा है एक गौरी नाम की पार्टनर है जिसको हम बोले हैं कि हम तुमको 25,000 रुपया का रेमुनरेशन देंगे, विच वेयर एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। और जो भी खर्चा होगा वो गौरी को उठाना पड़ेगा। मतलब सेम कि सर हम गौरी से पूछे, हम बिजनेस है, हम बोले गौरी क्या तुम 25,000 रुपया में बिजनेस को बंद करवा देगी? तो गौरी बोल रही हां ठीक है हम बंद करवा देंगे। तो बिजनेस के लिए खर्चा कितना? 25। एक्चुअल में जो भी खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? गौरी। तो एक्चुअल खर्चा मेरा खर्चा नहीं है, मेरा खर्चा सिर्फ 25 है कि हमको 25 देना है गौरी को। तो जब हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे सर खर्चा 25 है तो आपको लॉस है, बिजनेस को तो लॉस है, देना पड़ेगा। तो सर लॉस को डेबिट कीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से। आगे पढ़ो, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। एक्चुअल में खर्चा कितना का हुआ है? 5,000 का, जो कि हम ही पे कर दिए। तो हम बोले सर जो पे किए हैं 5,000 वो तो गौरी को करना चाहिए था। तो गौरी बोली भाई 25 दोगे ना हमको, अभी 5,000 दे दो, बाकी पैसा बाद में तुमसे ले लेंगे। तो हम बोले सर एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। खर्चा तो 25 का ही है मेरा, कितने रुपए का? 25,000। 5,000 का खर्चा हम पे कर दिए, मतलब बिजनेस को बंद कराने में गौरी को कितना खर्चा हुआ? 5,000। तो गौरी बोली कि तुम ही पे कर दो, बाद में हम लोग आपस में हिसाब कर लेंगे। तो हम बोले सर अब हिसाब करने गौरी आएगी, तो गौरी बोलेगी मेरा 25 दो। हम बोलेंगे भाई 5 तो तुम्हारे बदले दे ही चुके हैं, तो गौरी को और कितना देना पड़ेगा? 20,000। और मजा का बात कि सर सारा एंट्री बस दो ही चीज से हुआ है, बैलेंस शीट में रखा हुआ आइटम से और दूसरा रियलाइजेशन से। तीसरा किसी आइटम का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं हो सकता है। बी, रेमुनरेशन अलाउड। ये हुआ हम लोगों का सॉल्यूशन। तो लिखिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 में जर्नल एंट्री करना, जो काफी सिंपल है अगर हम लोग सोच सोच के एंट्री करें, और बहुत ही लॉजिकल एंट्रीज है। लिखिए इस चीज को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 3। क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, एल ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of 10,000। बोल रहा है एल नाम का एक पार्टनर है जिसको बोला गया कि तुम डिसोल्यूशन का सारा काम देखो, बिजनेस तुमको 10,000 रुपया देगी। तो बिजनेस के लिए कितना खर्चा है? 10,000। तो सर खर्चा डेबिट होगा,
खर्चा का नाम, हम बोले सर खर्चा और लॉस मतलब एक ही चीज, तो हम बोले सर जो भी लॉस होता है उसका नाम एक ही है, वो है रियलाइजेशन, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका भी नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है, पार्टनर को, तो टू एल कैपिटल। तो सर पहला का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, कितने का, 10,000। बी रेमुनरेशन अलाउड, टू पार्टनर एल। सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वेयर पेड बाय द पार्टनर एम। बोल रहा है डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 8,000, पेमेंट कौन कर दिया, एम। तो खर्चा तो बिजनेस का है, तो सर खर्चा है तो डेबिट में लिखिए खर्चा को, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कि सर जो खर्चा है वो तो लॉस है, लॉस डेबिट होगा, कितने रुपए का, 8,000। इस खर्चे का पेमेंट हम फर्म है, हम बिजनेस है, हम नहीं किए, कौन कर दिया है, एम। तो क्या बाद में पार्टनर एम हमसे मांगेगा, हाँ, तो सर एम का नाम लिखिए, आपके लिए वो लायबिलिटी बन जाएगा कि बाद में उसको पैसा देना पड़ेगा। बी डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय एम। तीसरा लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹5,000, 5,000 का डिसोल्यूशन खर्चा हुआ है, तो सर खर्चा को डेबिट कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, की सर लॉस तो 5,000 का है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, सर पैसा, बैंक, पेमेंट किए होंगे, खर्चा हुआ है तो पेमेंट तो हुआ ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। फोर्थ नंबर लिखा है पी ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ 7,000। बोल रहा है पी नाम का एक पार्टनर है जिसको रखा गया है कि वो डिसोल्यूशन करवाएगा बिजनेस का, और उसको कितना दिया जाएगा, 7,000। तो सर हमको पी को देना है कितना, 7, तो मेरे लिए खर्चा सिर्फ 7 का है, तो बिजनेस बोलेगा मेरा खर्चा 7,000। पी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पी बोला कि जो भी खर्चा होगा हम उसको बर्दाश्त करेंगे। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वेयर पेड बाय पी। बोल रहा है 4,000 रुपया खर्चा हुआ है जिसका पेमेंट पी किया। तो सर बिजनेस के लिए उस 4,000 का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको तो 7,000 देना है, किसको देना है, पी को, तो मेरे लिए खर्चा कितना, 7,000। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना देना है, 7। टू पी कैपिटल 7। बी रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर पी, कि सर रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो बिजनेस के लिए 7,000 का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4,000 एक्चुअल में खर्चा हुआ है जिसका पेमेंट खुद पी किया है। तो जो खर्चा का पेमेंट पी किया है उसका एंट्री बिजनेस क्यों करेगा, क्योंकि वो तो पी बोला ही था कि हम जो भी एक्चुअल खर्चा होगा वो हम बियर करेंगे। तो सर जो खर्चा वो खुद बियर करेगा, उसका पेमेंट भी वो खुद किया है, उसका बिजनेस से क्या मतलब, तो बिजनेस उस चीज का एंट्री थोड़ी करेगा, बिजनेस सिर्फ अपने खर्चे का एंट्री करेगा कि भाई हमको देना है क्या, पी को पैसा, तो पी मेरे लिए लायबिलिटी बन गया, और जो लॉस हुआ है खर्चा होने से वो डेबिट हो गया। अगला 5वां नंबर पढ़िए, क्या है 5th नंबर, लिखा है
एन ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000। बोल रहा है एन एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया है कि वो डिसोल्यूशन का सारा काम देखेगा और उसको बिजनेस कितना देगा, 9,000। तो बिजनेस के लिए एक्चुअल खर्चा 9,000 कि सर बिजनेस 9,000 रुपया देना है एन को, तो बिजनेस बोलेगा भाई मेरे लिए तो लॉस है 9,000 का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000। एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एन एग्री हो गया है कि हम जो भी खर्चा होगा उसको बियर करेंगे। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000, एक्चुअल में खर्चा कितना का हुआ है, 4,000 का। वेयर पेड बाय दी फर्म, और ये 4,000 का पेमेंट कौन कर दिया है, फर्म खुद, मतलब हम ही कर दिए उस 4 का भी पेमेंट। तो सर खर्चा तो 9 का है, एंट्री क्या लिखेंगे कि सर जो खर्चा है उसको डेबिट करो, कितने का, 9,000। ये 9,000 किसको देना है, हम बोले सर पार्टनर एन को। तो हम पार्टनर एन को तो 9,000 तब देते जब वो एक्चुअल खर्चा सारा का सारा खुद पे करता। क्वेश्चन में तो बोला है 4,000 का जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसका पेमेंट कौन किया है, बिजनेस खुद किया है, मतलब मेरे पॉकेट से पैसा गया है, कितने का, 4,000। सर ये पैसा फर्म क्यों दिया, हम बोले भाई हम लोग अपने घर में देखते हैं कि हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे मान लीजिए हम लोग बात कर लिए, कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हम इसका बनाने का 1 लाख रुपया लेंगे। तो वो बनाने के लिए जब आया तो वो मटेरियल मंगवाया, समझ लो 10,000 का मटेरियल आया। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भैया आप 10,000 भी दे दीजिए, बाद में जब हम आपसे 1 लाख लेने आएंगे तो इस 10,000 को आप माइनस कर लीजिएगा। तो ऐसा तो रियल लाइफ में होता ही है। सेम बात, हम बिजनेस है, हम एन से बात किए, हम बोले एन तुमको हम 9,000 रुपया देंगे अगर तुम डिसोल्यूशन का सारा काम देख लो, लेकिन एक शर्त है जो भी खर्चा उसमें होगा वो खर्चा तुमको बियर करना पड़ेगा। एन बोला ठीक है। तो मेरे लिए खर्चा कितना, 9,000, एक्चुअल में खर्चा हुआ 4,000। तो जो एक्चुअल में खर्चा हुआ तो एन बोला कि भैया आप तो हमको 9,000 दीजिएगा ना, एक काम कीजिए अभी आप 4,000 का पेमेंट कर दीजिए, बाद में आपसे हम हिसाब में समझ लेंगे। तो अब हिसाब कर रहे हैं। तो हम बोले सर बिजनेस, हम बिजनेस है, मेरा खर्चा 9,000 कि हमको तो 9,000 देना ही नहीं है, तो हम 9,000 रुपया का खर्चा दिखा दिए। उसमें से 4,000 हम बैंक कैश में पेमेंट कर चुके हैं ऑन बिहाफ ऑफ एन, एन के बिहाफ में ये पेमेंट हम कर चुके हैं। तो एन को और कितना देना होगा, सिर्फ 5,000 रुपया। 9 का बात था, 4,000 रुपया का खर्चा हम खुद ही कर दिए, बचा कितना, 5, 2 एन कैपिटल। बी डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड एंड रेम्यूनरेशन अलाउड। ये हुआ 6th नंबर। लिखा है क्यू ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। बोल रहा है क्यू नाम का एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया है कि वो डिसोल्यूशन का काम देखेगा। अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000, और उसको बोला गया कि भाई क्यों तुमको हम 18, हम कौन है, बिजनेस, हम पार्टनर क्यों को बोले हैं तुम बिजनेस का पूरा काम देखो, हम तुमको 18,000 रुपया देंगे इस काम को देखने के लिए। क्यू एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक ऑफ 18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। क्यू जो है वो एग्री कर गया इस बात को, लेकिन वो बोला भाई हम स्टॉक ले जाएंगे, उसको कैश में कुछ नहीं चाहिए, वो क्या बोल रहा है, स्टॉक ले जाएंगे। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होके बंद हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि सर अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को ले जाए तो उस इन फुल सेटलमेंट, तो उस केस में हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि सर जिस एसेट्स को वो ले जाएगा वो एसेट्स तो है ही नहीं बिजनेस के पास, वो तो बंद हो चुका है बुक्स में। याद है ना कि सर हम लोग सारा एसेट्स तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर चुके हैं। तो जब अगर हम लोग सारा एसेट्स, स्टॉक, मशीन, प्लांट सब बंद कर चुके हैं, अगर वो चीज कोई क्रेडिटर ले जाएगा, कोई लाइबिलिटी बोलेगा हमको ये दे दो, तो फिर हम उसका एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सर वो एसेट्स बुक्स में है ही नहीं। तो जब बुक्स में एसेट्स है ही नहीं तो उस केस में उस पेमेंट का एंट्री हो ही नहीं सकता है।
तो यहां पे जो लिखा है कि क्यू नाम का एक पार्टनर है, वो बोल रहा है कि जो मेरा रेम्यूनरेशन होगा उसके बदले हम क्या ले जाएंगे, स्टॉक इन फुल सेटलमेंट। कि सर 18,000 का जो रेम्यूनरेशन देना है उसके लिए वो तैयार क्या है कि हमको स्टॉक दे दो, हमको रेम्यूनरेशन उसी से सेटल हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं सर जो चीज वो मांग रहा है, लाइबिलिटी एक ऐसा एसेट्स ले जा रहा है जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब हो जाता है। तो जो चीज है ही नहीं, अगर आप वो ले जाइएगा तो उसका कोई एंट्री नहीं हो सकेगा। तो आंसर क्या होगा, नो एंट्री। कल लिखवाई भी थी ये बात, नो एंट्री, इसका कोई भी एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 18,000 का रेम्यूनरेशन में स्टॉक बोलता कि 10 का ले जाएंगे, तो हम बोल रहे 18 में स्टॉक 10 का ले जाएंगे, तो बाकी का 8,000 रुपया देना पड़ता। हम बोले हाँ, बाकी का जो 8,000 होता आप उसका एंट्री जरूर करते, लेकिन जो 10,000 का सेटलमेंट हो जाता, क्योंकि वो एसेट्स है ही नहीं, तो हम लोग उसका एंट्री नहीं करते। बात समझते हैं? लिखिए